स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी भैया। जी। हम्म, तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी हम एंटी ग्रिड के लिए। तो कल हमने जहाँ तक पढ़ा था वो आ गया था ना सभी को? जी एक बार हल्का सा रिवीजन कर दीजिए, क्योंकि क्विक रिवीजन एक बार थोड़ा सा तो सही रहेगा। हाँ। फिर स्टार्ट कर। जी। जी। तो देखिए आज हमें क्या करना है। सबसे पहले तो जो हमने आईबीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसको आज समाप्त कर देंगे। जो थोड़ा बहुत बचा है उसमें उसको पूरा पढ़ लेंगे। और फिर क्या है, कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमको, ठीक है? तो कल हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करेंगे पहले। लेकिन उससे पहले क्या है, कुछ प्रश्न हैं, आप लोग उनके आंसर दीजिएगा, ठीक है? कल की क्लास पर ही आधारित है। हमने आपसे पहले ही कहा था यदि आप अगली क्लास में आते हैं तो पहले जो पुराना पढ़ाया है उसको रिवाइज करके आइएगा बस। हमने आपसे कहा था। अब देखते हैं आप लोग रिवाइज करके आए हैं या नहीं। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? तो बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। कल बताया था हमने। कनिंघम बी महोदय भैया। हो गया। जी। बी। हाँ, ए कनिंघम, ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है कि जो भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व यानी कि भारत में पुरातत्व विज्ञान यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो खोजते हैं ना, पुरातत्ववादी जो होते हैं, उसकी शुरुआत किसने की थी भारत में? तो कौन थे वो? ए कनिंघम। अब देखिए हमने पूरा नाम बताया था कल आपको। पूरा नाम क्या था उनका? अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन उन्होंने अलेक्जेंडर को ए से दिखा दिया तो ए कनिंघम ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब यहीं से क्या है, और दो तीन प्रश्न बन सकते हैं क्या कि उन्होंने कब की थी? जो उनका जो एएसआई नामक एक संस्था है उसकी स्थापना की थी ना उन्होंने भारत में, और कब की थी ये? 1861 में। जी, 1861 में। ठीक है। तो यहीं से आपके तीन प्रश्न बन गए। कैसे? कि किसने की? ए कनिंघम ने की। कब की? 1861 में की। और किस नामक संस्था की? एएसआई नामक संस्था थी। जिसका कार्य क्या है? भारत में जितनी भी प्रागैतिहासिक यानी कि जितनी भी पुरातत्व से जुड़ी हुई चीजें मिलती है ना, उनकी देखभाल करना और उनकी खोज करना, ये क्या है, इस संस्था का काम है। ठीक है। तो ये क्लियर है सभी को? जी भैया। जी। अब देखिए दूसरा प्रश्न, इसमें क्या कहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? ये भी बताया था कल हमने। बताइए क्या होगा इसका? अलंकृत मोहरे। नहीं, अलंकृत तो थी। वो तो अलंकृत मोहरें प्राप्त हुई थी। इसमें पूछा क्या है ये तांबे देखिए का ना। भैया। तांबे का। और बताइए बाकी लोग, क्या लगता है आप लोगों को? महोदय तांबा ही होगा। तांबा ही होगा। देखिए तांबे की खोज हो चुकी थी। वो लोग तांबे का यूज करना जानते थे। लेकिन वहां की जो मोहरें थी ना वो तांबे की नहीं बनी हुई थी। ठीक है। तो तांबे की नहीं थी, वो किस पदार्थ की थी? वो सेल खड़ी नामक पदार्थ की थी। हाँ, सेल खड़ी नामक पदार्थ की। एक पत्थर का प्रकार होता है चूना टाइप का। चूना देखा है ना सभी ने, उसी का एक प्रकार होता है सेल खड़ी। तो उससे बनी हुई थी वहां की अधिकतर मोहरें। ठीक है। तांबे का वो यूज करना जानते जी थे। भैया। लेकिन तांबे की मोहरें नहीं बनाते थे। वो मोहरें किस पदार्थ की बनी हुई थी उनकी? सेल खड़ी की। ठीक है। सेल खड़ी से। जी। तो अभी आ गया ना सभी को? जी सर। जी हाँ। भैया। और देखिए अभी ये मोहरों की बात हुई है तो दो चीजें और डिस्कस करी थी हमने कि जो हमारा हड़प्पा है वहां से क्या है, सर्वाधिक अलंकृत मोहरें प्राप्त हुई हैं हड़प्पा से। अलंकृत मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं सर्वाधिक? हड़प्पा से। और सर्वाधिक मोहरों की बात हो, केवल मोहरों की, अलंकृत मोहरों की बात हो तो क्या आएगा? हड़प्पा आएगा। लेकिन केवल मोहरों की बात हो तब कौन सी जगह आ जाएगी? मोहनजोदड़ो। हाँ, मोहनजोदड़ो। ठीक है। तो यहाँ से भी तीन प्रश्न बन गए। क्या कि जो हमारी मोहरें बनी हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो किस पदार्थ से निर्मित थी? सेल खड़ी से। और क्या है, सर्वाधिक अलंकृत मोहरें हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा से। जबकि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। ये क्लियर है सभी को? जी सर।
जी। सर ये हड़प्पा में अलंकृत मोहरे और ये मोहरे मोहरे में क्या है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। पूछिए। सर जैसे ये अलंकृत मोहरे मतलब जैसे सजावट, इससे हाँ, संबंधित अलंकृत होगा। यानी कि इन पर कुछ निशान बने हुए थे, चिन्ह बने हुए थे, ये दिखाया था ना हमने कल। जैसे ये देखिए, ये एक मोहर है, इस पर ये क्या है, एक सींग वाला जानवर बना हुआ है, इसको क्या है, यूनिकॉर्न कहते हैं। ये ऐसा रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इन लोगों ने देखा होगा, तब होता होगा उस टाइम पर, लेकिन रियल में अभी तक किसी ने नहीं देखा है इसको। तो देखिए, इस पर ये बना हुआ है ना, इसको कहेंगे अलंकृत। ठीक है। और एक और दिखाया था हमने पशुपतिनाथ की भी, ये वाली, ये भी क्या अलंकृत है, इस पे बहुत सारी डिजाइनें बनी हुई हैं। तो जो डिजाइन वाली होती हैं वो अलंकृत में आ जाती हैं, और कुछ साधारण मोहरें भी रही होंगी, वो क्या है, हमारी मोहरों में आ जाती हैं साधारण। अलंकृत यानी कि जिन पर ज्यादातर चित्रकारी बनी हो, बहुत सारी डिजाइनें बनी हो। ठीक है। जी सर। आगे चलें। अब देखिए, ये क्या कहा है कि हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। हमने आपको 4 डायरेक्शन बताई थी, 4 जगहों के नाम बताए थे कि पूर्व में यहाँ तक, पश्चिम में यहाँ तक। तो हमसे कौन सा पूछा है, पूर्वी वाला पूछा है, तो बताइए कौन सा होगा। आलमगीरपुर। जी, आलमगीरपुर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमने 4 बताए थे ना आपको, पूर्व में कौन सा था, आलमगीरपुर था। और नॉर्थ में कौन सा था, उत्तर में कौन सा था, मांडा। मांडा, जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ये जी। कहाँ है, आलमगीरपुर, ये यूपी में है अभी के टाइम पर। और इधर कौन सा था, पश्चिम में, आवाज आ रही है मेरी। जी भैया आ रही है। हाँ बताइए कौन सा था, आप लोगों से ही पूछ पूछ के करेंगे आज, बताइए। तो इधर कौन सा था हमारा, सुतकेंडोर। और ये नीचे कौन सा था हमारा, दाइमाबाद। ठीक है। जी तो भैया। हमसे पूर्वी, हाँ पूर्वी वाला पूछा था, तो आलमगीरपुर हो जाता। ठीक है। आगे चलते हैं अभी। अब देखिए ये वाला प्रश्न, ये क्या कहा है कि कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन में क्या दिया है आपको, काल के नाम दिया है कि मध्य पाषाण काल से मिला है, नव पाषाण काल से, पुरा पाषाण काल से, या प्रोटो ऐतिहासिक काल से। आप बताइए कौन सा होगा। ये भी बताया था हमने कि किस काल से कृषि के साक्ष्य मिले हैं हमको। नव पाषाण काल। हाँ, नव पाषाण काल से। ठीक है। यानी कि जो नव पाषाण काल से हमें क्या मिला है, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि नव पाषाण काल के जो मनुष्य थे वो खेती करना जानते थे। ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें अभी। जी। ये वाला प्रश्न देखिए, क्या कहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में से निम्न में से किस स्थल में किस स्थल में घरों, ये घर होगा, घेरों नहीं, घरों, घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। अब ये भी बताया था कल हमने कि ऐसा कौन सा शहर है सिंधु घाटी की सभ्यता में, और जिसके बाहर घर, मतलब जिसके जो घर थे सिंधु घाटी की सभ्यता में, ऐसा कौन सा शहर है जिसके घरों के बाहर हमको कुएं के साक्ष्य मिले हैं, ये भी बताया था हमने। बताइए। मोहनजोदड़ो। जी, मोहनजोदड़ो। जी मोहनजोदड़ो। ठीक है। तो इसमें और क्या बताया था हमने, यहाँ से क्या क्या मिला है हमको मोहनजोदड़ो से, एक बहुत बड़ा क्या मिला है, स्नान घर मिला है। और क्या मिला है, अन्नागार मिला है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं इससे कि बताइए अन्नागार, जो अन्नागार के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, किस शहर से मिले हैं, तो उसमें भी यही होगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानघर हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, स्नानघर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, उसका भी यही हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रश्न हो गए कल की कक्षा पर आधारित। तो ये सारे प्रश्न आगे होंगे, कल जो पढ़ा था उसी से संबंधित है, और ऐसे ही प्रश्न आते हैं फिर परीक्षा में।
ठीक है। जी सर। अब चलते हैं आज की क्लास पर। तो देखिए कल हमने क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये क्या थी, बहुत ही उच्च कोटि मतलब बहुत ही विकसित सभ्यता थी अपने टाइम पर जब थी। अभी भी ऐसे यहाँ पे जो लोगों के पास जो सुविधाएं उपलब्ध थी वो अभी के टाइम पर नहीं है लोगों में। तो इसकी समय सीमा तो आपको पता ही क्या है, 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक लिखवा दिया था कल। फिर ये अभी अभी प्रश्न बन गया इससे क्या कि ईस्ट वाला पूछ लिया था अभी ऐसे, तो ये कोई सा भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा, कल लिखवाया था हमने। फिर हमने बात की थी क्या, हड़प्पा की। तो ये क्या है, सबसे पहले खोजा गया शहर है इसका, किसका, आईबीसी का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था, हड़प्पा, ठीक है। सबसे पहले इसकी खोज हुई, कब हुई थी, 1921 में। किसने की, दयाराम साहनी ने, ठीक है। और यहाँ से हमको प्राप्त क्या हुआ है, सर्वाधिक अलंकृत मोहरों की संख्या हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से प्राप्त हुई है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें भी मिली है यहाँ से, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, यही हो जाता है बस, अलंकृत मोहरों की प्राप्ति। फिर दूसरा शहर देखा था हमने, मोहनजोदड़ो। और ये क्या है, ये सबसे विकसित शहर था वहाँ का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे विकसित जो शहर माना जाता है ना, वो क्या था हमारा, मोहनजोदड़ो। अब यहाँ से क्या क्या मिला था हमको, ये कल देख लिया था हमने, एक कांस्य की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं, एक विशाल स्नानघर प्राप्त हुआ है हमको, और क्या है, यहाँ की सबसे बड़ी जो इमारत थी वो क्या थी, अन्नागार थी। ये दिख रहा है आपको, बताया था कल हमने। यहाँ पर क्या करते थे वो लोग, अन्न को स्टोर, यानी कि जो उन्होंने खेती की है, खेती करना जानते हैं वो, अब जो खेती करने के बाद जो अन्न उत्पन्न होता है ना, उसको स्टोर भी तो करेंगे, कहीं रखेंगे अपने आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, समय के लिए, जब आगे जरूरत होगी तब वो यूज करेंगे उसको। तो उसको स्टोर कहाँ करते थे, यहाँ पर स्टोर करते थे, ठीक है, अन्नागार नाम की इमारत में। तो ये मोहनजोदड़ो क्लियर है सभी को। जी भैया। हाँ, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं फोटो में। तो ये क्या है, वो स्टेचू है जो अभी बात कर रहे थे, कांस्य की नर्तकी की, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति जो है वो है ये क्या है, वहां का स्विमिंग पूल, सॉरी स्नान घर है, ये इतना बड़ा। और ये क्या है, एक और चीज मिली है वहां से, पशुपतिनाथ की मोहर, ठीक है। ये हमने नाम दिया इनको पशुपतिनाथ। और यहाँ पर क्या है, 4 जानवरों के चित्र बने हुए, बीच में क्या है, एक कोई व्यक्ति है वो बैठे हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया है, पशुपतिनाथ, ठीक है। ये भी मिला है वहां से। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है क्या, कि पशुपतिनाथ की मोहर हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। जी भैया। तो देखिए यहाँ की नगर व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या कि यहाँ का जो नगर था हमारा वो क्या है, 2 भागों में बटा हुआ था, जाना था हमने कल, कि जो हमारा नगर था वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक क्या, एक था अपर टाउन, यानी कि ऊपर वाला एरिया, ऊंचे पर जो था, एक था लोअर टाउन जो निचले स्तर पर बना हुआ था। अब ऊपर वाला जो टाउन था, अपर टाउन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वहां पर कौन रहते थे, धनी लोग रहते थे, धनी और व्यापारी लोग, जो व्यापार वगैरह, जिनके पास अच्छा खासा पैसा था, ट्रेड जो करते थे। और नीचे कौन से लोग रहते थे, जो खेती वगैरह करते थे, जो आम लोग थे, ठीक है, नॉर्मल लोग जो थे। लेकिन क्या है, सुविधाएं दोनों के लिए बराबर थी, ऐसा नहीं था कि ये अमीर है तो इनको ज्यादा सुविधाएं होंगी, या फिर ये गरीब है तो इनको कम सुविधाएं होंगी, सुविधाएं सभी के लिए बराबर थी। बस अंतर क्या था कि ये शहर के ऊपर वाले हिस्से पर रहते थे, ऊंची जगह पर रहते थे, ये निचली जगह पर रहते थे, ठीक है। और क्या था कि यहाँ के जो नगर थे वो क्या थे, सड़कें एकदम एक ही साइज की बनी हुई थी, कि जैसी सड़क यहाँ पर बनी है वैसी ही सड़क आपको यहाँ देखने मिलेगी, एक ही साइज की सड़कें बनी हुई थी। जल निकासी जो व्यवस्था थी शहर की वो बहुत बढ़िया थी, जैसे आप देख सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि यहाँ की जो नालियां थी वो क्या थी, बंद और एक साइज की बनी हुई होती थी। घर क्या थे, एक ही साइज के, यानी कि सेम इक्वल साइज के, जैसे एक घर यानी कि बराबर में, और एक ही साइज के घर बने हुए होते थे। और कैसे घर, 2 फ्लोर के, एक फ्लोर वाले भी नहीं, 2 फ्लोर के घर बने हुए होते थे, 2 मंजिल के घर, ठीक है। पकी हुई ईंटों के घर, और सड़कें क्या थी, एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। ऐसे ही प्रश्न बन जाता है बस कहीं से, कि बताइए वहां की नगर व्यवस्था कैसी थी, घर कैसे बने हुए होते थे, ठीक है। तो ये क्लियर है सभी को, नगर व्यवस्था वहां की। जी सर। जी, तो ये मोहनजोदड़ो के बारे में हो गया। अब जानते हैं लोथल, ये भी एक इम्पोर्टेंट शहर है मोहनजोदड़ो के बाद, लोथल। अब देखिए यहाँ से क्या क्या मिला है हमको। तो ये सबसे पहला प्रश्न बनता है कि ये क्या था, हमारा एक औद्योगिक नगर था। यदि प्रश्न बनेगा तो कैसे बनेगा, कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में जो औद्योगिक नगर था वो कौन सा था, तो कौन सा हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, ठीक है।
और इसको एक और नाम से जानते हैं क्या, ट्रेड सिटी, यानी कि औद्योग का नगर, ये तो बता ही था ट्रेड सिटी। और क्या था कि यहाँ पे हमें एक बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं और अग्निवेदिकाएं। अग्निवेदिकाएं तो जानते हैं ना सभी, जो हवन वगैरह, हवन कुंड जिसको कहते हैं, वही अग्निवेदिकाएं होती हैं हमारी। जी तो उसके भैया। भी साक्ष्य मिले हैं हमको यहाँ से, जी। लोथल से। तो लोथल क्या है, एक इम्पोर्टेंट शहर था औद्योग के जरिए से, यानी कि जितना भी व्यापार होता था ना हमारा सिंधु घाटी का, वो सबसे अधिक कहाँ होता था, हमारा लोथल में। ठीक है। और क्या है कि बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। बंदरगाह क्या, कि जहाँ पर जहाज आकर रुकते थे। जहाज कहाँ से आते थे, वो भी बताया था हमने, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसी के समकालीन और भी सभ्यताएं रही हैं। जैसे हमारे भारत में सिंधु घाटी थी, ऐसे यदि आप उधर चलेंगे, ईरान इराक जो देश है अभी के टाइम पर, वहां पे कौन सी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो उनसे क्या है, ये लोग ट्रेड करते थे। अब हमें कैसे पता ट्रेड करते थे, तो यहाँ की जो मोहरें हैं ना, जब वहां पर भी ऐसी खोज हुई, जैसे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई है, ऐसे ही वहां पर भी की गई। तो यहाँ की जो मोहरें थी अभी जो देख रहे थे हम, वो हमें कहाँ मिली हैं, मेसोपोटामिया में मिली हैं। तो कैसे पहुंची होंगी वो, यानी कि कुछ कनेक्शन था दोनों के बीच में। तो वो क्या था, ट्रेड का कनेक्शन था, यानी कि व्यापार करते थे वो एक दूसरे से। ठीक है, ये क्लियर है सभी को, लोथल। जी भैया। जी जी हाँ, भैया। और हाँ, यहाँ से एक चीज और मिली है कि आप जानते हैं ये बंदरगाह मिला है, तो यहाँ से क्या मिला होगा कि जहाज को बनाने का एक, जहाज बनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। यानी कि जब ये बंदरगाह था, यहाँ पर जहाज आकर रुकते थे, तो जहाजों को बनाया भी जाता होगा, ये जो नाव है इनको बनाया भी जाता होगा, तो उसके भी साक्ष्य मिले हैं जहाज बनाने के। और क्या मिला है, मनका बनाने के भी साक्ष्य। मनका यानी कि मोती, उसका भी, उसको भी बनाना जानते थे ये लोग, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ की जो फीमेल्स थी, औरतें थी, वो आभूषण भी पहनती थी। आभूषण किसके बने हुए होते थे, इन्हीं चीजों के, मन के यानी कि मोतियों के, और भी बहुत सारी चीजें, सोने वगैरह के भी बने हुए होते थे। ठीक है। तो और क्या मिला है यहाँ से हमें, जहाज बनाने के साक्ष्य मिले हैं और मनका बनाने के। ठीक है। जी भैया। बाकी, हाँ, बाकी ये याद रहे ना रे, ये जहाज वाला तो याद हो जाएगा आपको, क्यों, क्योंकि लोथल क्या है, एक बंदरगाह सिटी है, ट्रेड सिटी है। ठीक है, ट्रेड होता था, तो जहाज बनाने का तो याद कर लेंगे आप। लेकिन ये भी याद रखना है आपको क्या, कि अग्निवेदिकाओं के भी साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि ये प्रश्न आया है आपका 2018 में जब हुआ था पेपर, तो उसमें डायरेक्ट प्रश्न आया था कि बताइए अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं अभी। अब आता है हमारा क्या, धौलावीरा। धौलावीरा क्या है, अब ये भी एक इम्पोर्टेंट शहर है इसका। तो यहाँ से क्या क्या मिला है हमको, यहाँ का भी शहर क्या था, वही सेम टू सेम मोहनजोदड़ो की तरह दो दो हिस्सों में बटा हुआ होता था, एक अपर टाउन एक लोअर टाउन। सेम वही, सारे शहर एक जैसे थे, बस किसी में कुछ थोड़ी अधिक मात्रा में था। जैसे लोथल क्या है, ट्रेड सिटी था। मोहनजोदड़ो क्या है, एक फुली डेवलप्ड सिटी था। अब जो हमारा धौलावीरा है, वहां से क्या है, हमको शिलालेख प्राप्त हुए, यानी कि इनकी जो लैंग्वेज है उसमें इन्होंने कुछ लिखा है। अब हम उनको डिकोड तो कर नहीं पाए हैं, लेकिन शिलालेख मिले हैं। यहाँ का जो नगर नियोजन है वो बहुत अच्छा है। और क्या है कि जो कुएं हैं इनके, जो कुओं की जो व्यवस्था है, जल निकासी व्यवस्था है, वो तो है ही है। और क्या है, यहाँ के जो कुएं थे वो क्या थे, सीढ़ीदार थे, यानी कि उनमें सीढ़ियां बनी हुई थी, आप उनमें नीचे भी उतर के जा सकते हैं। कुएं कैसे थे, सीढ़ीदार। वैसे इतना डिटेल में प्रश्न आता नहीं है, बट बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, याद रखिएगा बस। तो ये क्या है, हमारा धौलावीरा हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को। अब ये एक टेबल है, ऐसी बहुत सारे शहर जी हैं। भैया। अब सारे तो बताएंगे नहीं, हमने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बता दिए आपको। यदि आपका मन हो पूरा पढ़ने का, तो ये टेबल है वो ग्रुप में हम भेज देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी इम्पोर्टेंट अभी बता देंगे, और एक दो शहर होगा तो, और बाकी प्रश्नों से कवर करेंगे, प्रश्न करेंगे उसके साथ साथ बताते जाएंगे। अब जैसे एक और शहर आता है क्या हमारा, कालीबंगा। ये भी एक शहर है उसका। जैसे अन्य शहर है ना, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, ऐसे ये एक शहर है कालीबंगा। अब जैसे ये कालीबंगा, इसका नाम ऐसा क्यों है कि यहाँ से क्या है, हमको चूड़ियां बनाने के निशान, चूड़ियां बनाने के निशान मिले हैं, साक्ष्य। ठीक है, कि ये लोग चूड़ियां बनाना भी जानते थे, सोचिए। और कालीबंगा में भी क्या है, हमको अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो अग्निवेदिकाओं के दो जगह से साक्ष्य मिले हैं। कहाँ कहाँ से, एक तो लोथल हो गया हमारा, और एक कहाँ हो गया, कालीबंगा हो गया। ठीक है, और क्या मिला है यहाँ से मिला है हमको जुते हुए खेतों के साक्ष्य, जुते हुए
खेतों के साक्ष्य। ठीक है, तो ये कालीबंगा हो गया हमारा। तो यहाँ से क्या क्या मिला है हमको? 3 चीजें मिली हैं। क्या? अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि वही हवन कुंड। और आपको क्या है कि जोते हुए खेत, यानी कि ये लोग खेती करना तो जानते थे, हमने बताया कि अन्नागार था तो वो स्टोर करते थे क्या अन्न को, तो खेती करना जानते थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा खेती होती थी वो कहाँ पर होती थी? कालीबंगा पर। यहाँ से खेतों के साक्ष्य मिले हैं हमको। और क्या है? चूड़ियां बनाने के, यानी कि चूड़ियों के बारे में भी जानकारी थी, आभूषणों के बारे में भी जानकारी थी इनको। ठीक है, तो ये क्लियर है सभी को? आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया आ रही है। हाँ, तो ये क्लियर है ना सभी को? जी सर। हाँ हाँ जी भैया। ठीक है। अब देखिए, ये 3 चीजें हैं। जैसे आपने पूछा था ना कल, आप में किसी ने पूछा था कि ये जो हमारा यहाँ पर कोई राजा वाला सिस्टम होता था या नहीं होता था, क्या इनके पास अपनी कोई सेना थी या कुछ भी था, वो अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने सिलेबस जब हमने बताया था तो हमें क्या क्या डिस्कस करना था भारत के इतिहास के बारे में? उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 चीज, ये 3 पक्ष जी हमको, भैया। हाँ, ये 3 पक्ष हमको पढ़ने थे। तो देखिए, सामाजिक तो हमने पढ़ लिया कि उनके जो दैनिक जीवन था, दैनिक जो जीवन था, कैसे लोग थे वहाँ के, क्या क्या वो मानते थे, कैसे उनके लाइफस्टाइल था, वो तो हमने पढ़ लिया अभी। ठीक है, सामाजिक। अब आर्थिक रूप से देखते हैं और राजनीतिक रूप से देखते हैं। तो पहले आते हैं राजनीतिक रूप से, यानी कि वहाँ पे क्या कोई राजा वाला सिस्टम होता था, क्या उनकी कोई आर्मी थी, वो सब देखते हैं। तो उससे पहले ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि जब हमने बताया था ना कि ये लोग ट्रेड करते थे मिसोपोटामिया से, तो ट्रेड किसका करते थे? इस चीज का। ये जो मिट्टी का बना हुआ बर्तन आपको दिख रहा है ना, इस पर डिजाइन भी बनी हुई है, आर्ट बनी हुई है, तो इसका वो लोग ट्रेड करते थे। यहाँ से ये लोग उसे मिसोपोटामिया ले जाते थे ये लोग। और ये हमें कहाँ से मिला है? मिसोपोटामिया से भी मिले हैं इसके साक्ष्य। ठीक है, इसीलिए इसका ट्रेड करते थे वो लोग मिसोपोटामिया के साथ। वहां से कुछ चीजें आती थी, यहाँ से ये जाता था, इसके साथ और भी चीजें हैं, लेकिन इसका बड़े मात्रा पर ट्रेड होता था। और क्या मिला है हमको? ये यूनिकॉर्न वाली सील। इससे भी प्रश्न आया है डायरेक्ट कि बताइए एक सींग वाले जानवर। ऐसा भी पूछ सकता है, एक सींग वाला जानवर, जैसे ये चित्र में दिख रहा है ना आपको, ये जो जानवर है हिरण जैसा है, लेकिन इसका क्या है? एक सींग है। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है कि एक सींग वाला जानवर, या फिर यूनिकॉर्न नाम दिया गया है इसको। रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसा कोई भी। यदि आप गूगल पर डालेंगे ना, तो ऐसा कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उन लोगों के टाइम पर करता होगा, तो उन्होंने तभी तो बनाया, ये उन्होंने देखा होगा ऐसा जानवर। तो इसका ये जो सील मिली है हमको, ये भी बड़ी मात्रा पर मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो ये दोनों चीजें क्लियर है कि ये इस चीज का ट्रेड करते थे, ये जो मिट्टी का बना हुआ बर्तन है इसका ट्रेड करते थे वो। और ये क्या है? हमको इसकी सील मिली है बहुत सारी, और इन पर कुछ लिखा भी हुआ है। देखिए, ये इनकी लैंग्वेज है, ये अभी हम डिकोड नहीं कर पाए, इसको हमें समझ में नहीं आई किसी को अभी तक। ठीक है, जी भैया। यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ, यहाँ तक क्लियर है ना? सभी को आ रहा है ना जो भी पढ़ जी रहे हैं जी अभी? जी भैया। हाँ, हाँ भैया। देखिए, अब आते हैं इसके राजनीतिक पक्षों पर। तो जो यहाँ के राजनीतिक पक्ष हैं, हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर कोई राजा वाला सिस्टम नहीं होता था। जैसे अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना वैदिक काल, तब राजा वाला सिस्टम आ जाएगा कि हाँ राजा होगा, वो अपने प्रजा के वो रह के इसमें कार्य करेगा। लेकिन जब ये आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर कोई राजा वाला सिस्टम नहीं होता था। ठीक है, तो फिर कौन चलाता था ये जो पूरा इतना बड़ा शहर है? जैसे आपने देखा मोहनजोदड़ो, लोथल है, इन सबको चलाता कौन था? तो व्यापारी लोग इस सबको चलाते थे। जो व्यापार करते हैं, जो धनी लोग थे, वही क्या है, चलाते थे। और कोई एक लोग नहीं था इसका, क्या थे? बहुत सारे लोगों की क्या थी? समिति थी। समिति थी, वो क्या है, जो जो भी उनको फैसला लेना होता था वो कौन लेता था? समिति लेती थी। ठीक है, इसके साक्ष्य मिले हैं तभी बता रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या था? राजा वाला कोई सिस्टम नहीं था। व्यापारी लोग क्या थे? जो वहां के जो राजनीति यानी कुछ भी जो फैसले लेने होते थे, वो कौन लेते थे? एक समिति बनाई गई थी, वो लेती थी। और वहां पे कौन होते थे? व्यापारी लोग होते थे। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? जी जी भैया। हाँ,
और समिति का क्या होता था, एक हेड होता था। अब ये कैसे पता चला, आपके मन में आ रहा होगा ना कि ये कैसे पता चला है हमको कि एक हेड होता था। तो ये जो मूर्ति आप लोग देख रहे हैं ना, ये हमें वहीं से मिली है, हड़प्पा से। कि ये देखिए, एक कोई व्यक्ति है ये, जो वहां का क्या है, मुख्य होगा, मुख्य रहा होगा, मुख्य पुरुष कहाँ का, समिति का, ठीक है। तो यही फैसले लेता होगा। ये क्या है, मूर्ति मिली है, तो इसी के आधार पर हमने केवल अनुमान लगाया है कि ऐसे कोई सिस्टम रहता होगा जहाँ पर समिति होगी, वो फैसले लेती होगी, उसका एक हेड होगा, ठीक है। तो ये मूर्ति मिली है, उसी के आधार पर हमने केवल अनुमान लगाया है। तो ये क्लियर है सभी को? जी भैया। हाँ। अब एक और बात कि इनके पास अपना कोई क्या नहीं होता था, सेना नहीं होती थी इनके पास। अब सेना क्यों चाहिए किसी को, युद्ध लड़ने के लिए। अब युद्ध किससे लड़ेंगे ये, जब ये पूरा जो इंडिया है, भारत है हमारा, उस पर जब यही लोग रह रहे हैं, इन्हीं का पूरा राज है, तो युद्ध किससे लड़ने जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि मेसोपोटामिया से युद्ध लड़ने जा रहे हैं, नहीं ना। तो युद्ध किससे लड़ते हैं, जब आपके कोई पड़ोसी हो जिससे आपको खतरा हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है। तो इनके पास क्या होता था, सेना वाला सिस्टम भी नहीं था, ना इनको इतनी हथियार की जो वेपन्स होते हैं ना, उनकी जानकारी थी, ना तलवार वगैरह होते थे, लेकिन इतना युद्ध वगैरह में नहीं यूज करते थे, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीजें होती थी, हल वगैरह के भी साक्ष्य मिले हैं, जब खेती कर रहे हैं तो हल के भी साक्ष्य मिलेंगे, वो होते थे। लेकिन ऐसा युद्ध के लिए जो स्पेसिफिक होते हैं वो वाले नहीं थे, ठीक है। तो सैनिक का भी साक्ष्य नहीं मिलता है हमको, ठीक है। आ रहा है ना सभी को समझ में, जो भी पढ़ रहे हैं? हाँ जी 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 हाँ भैया। जी। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब ये जो आप अब देखेंगे कि ये जब इतनी बढ़िया सभ्यता थी, इतने डेवलप लोग थे, इतना सब कुछ था, जैसा आज के टाइम पर नहीं है। आपने देखा ना कि जो यहाँ के जल निकासी व्यवस्था थी कैसी थी, एक पैटर्न में थी, क्या थी कि शहर से बाहर जाके क्या होगा, सारा जो शहर का कूड़ा है या फिर जो भी गंदगी है वो शहर से बाहर जमा होगी। नालियां क्या है, एकदम एक साइज की बनी हुई और ढकी हुई हैं। घरों के बाहर कुएं हैं, घर क्या है, 2 मंजिल के बने हुए हैं। इतनी बढ़िया जब ये सभ्यता थी, तो इसका पतन कैसे हुआ, यानी कि कोई तो रीजन रहा होगा कि इसके समाप्ति का कारण क्या था। यदि आज के समय तक ये होती तो आज कहाँ होते हम लोग, जब ये उस टाइम पर इतनी डेवलप थी, तो आज हम कितने डेवलप होते यदि अभी तक होते तो। लेकिन क्या हुआ, इसका पतन हो गया, यानी कि समाप्त हो गई है। कैसे हुई अब, तो इसके समाप्ति का कोई एक फिक्स नहीं है कि हाँ ऐसे ये एंड हुआ इनका। बस कुछ एजेंशन लगाए जाते हैं, क्या वो हम बता देते हैं आपको। तो क्या है, सबसे पहला बताया जाता है कि जलवायु परिवर्तन, कि वहां की जो जलवायु थी उसमें परिवर्तन आया और वहां के जो लोग थे उन्होंने वहां से क्या किया, पलायन करना शुरू कर दिया। जलवायु में परिवर्तन हुआ। जलवायु परिवर्तन कैसे, कि या तो वहां पर कोई बाढ़ आ गई होगी, सिंधु नदी थी, नदियों के किनारे रहते थे ये लोग, हमने बताया कि नदियों के किनारे विकसित थी ये। अब हो सकता है कि या तो वहां पर बाढ़ आई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया हो। जलवायु परिवर्तन इसी से कहते हैं, या तो बाढ़ आना हो, ज्यादा हो जाए पानी का स्तर, या फिर सूखा पड़ जाए, तो उसके कारण उन्होंने वहां से पलायन करना शुरू कर दिया। या फिर दूसरा कारण बताया जाता है कि आर्य, जब हम अभी इसके बाद पढ़ेंगे ना वैदिक काल, तो ऐसा बताया जाता है कि आर्यों के आक्रमण से ये वाली जो सभ्यता थी, आर्य ने आक्रमण करके इस सभ्यता को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो आर्यों का आक्रमण, ये भी एक रीजन बताया जाता है। कोई फिक्स नहीं पता है हमको, ठीक है, assumption लगाते हैं बस, क्योंकि इसके अभी कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि कैसे समाप्त हुआ, इतनी जानकारी भी नहीं है हमको। तो आर्यों के आक्रमण से ये भी बताया जाता है। या फिर ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर कोई महामारी फैल गई, महामारी जैसे 2021 में कोविड आया था ना, कोरोना, तो वो क्या है, ऐसे ही वहां पर बताया जाता है कि कोई ऐसी महामारी रही होगी, वो उस टाइम पर फैल गई उन लोगों में, तो क्या हुआ, उनका डेक्लाइन यानी कि पतन हो गया, धीरे धीरे समाप्त हो गए वहां के लोग, ठीक है। तो यही 2-3 रीजन बताए जाते हैं इन लोगों के पतन के, समाप्ति के, सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्ति के, ये कुछ कारण बताए जाते हैं, ठीक है। जी भैया। जी। तो अब एक और चीज और रह गया हमारा इसमें, कि हमें 3 चीजें पढ़नी थी ना इसमें, क्या क्या, कि एक तो उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, वो बता देते हैं यहीं पर लिख के, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है।
देखिए अब कुछ और पॉइंट्स रह गए इसके, क्या कि यहाँ पे ना हमें जैसे हमने देखा कि यहाँ से हमको क्या मिला था, पशुपतिनाथ की मोहर मिली थी एक, लेकिन क्या है यहाँ से एक भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है हमको। मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। पशुपतिनाथ की सील मिली है, यानी कि ये लोग क्या थे, वॉरशिपर्स तो थे, यानी कि पूजा तो करते थे किसकी, पशुपतिनाथ की, और किसकी करते थे, गॉडेस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की देवी, पृथ्वी की देवी और पशुपतिनाथ, इन दोनों की पूजा तो करते थे, लेकिन क्या हमें एक भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, तो जब भी आज से प्रश्न में पूछा जाए कि क्या हमें वहां से कोई मंदिर का साक्ष्य मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से, तो क्या हो जाएगा, नहीं, हमें कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन ये लोग क्या थे, पूजा तो करते थे किसकी, पृथ्वी की देवी की, यानी कि जो नेचर है ना, जो प्रकृति है उसकी पूजा करते थे ये लोग, और किसकी, पशुपतिनाथ की। ठीक है, इन दोनों की पूजा करते थे, लेकिन हमें कोई भी मंदिर का साक्ष्य वहां से नहीं मिला है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को। जी भैया। हाँ, आगे चलते हैं अभी। तो ये बता ही दिया हमने कि कहाँ से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं हमको, और एक टेबल है जो इम्पोर्टेंट था वो तो बता दिया है, एक टेबल है वो ग्रुप में भेज देंगे, यदि आपका मन हो तो उसे पढ़ लीजिएगा, वैसे पढ़ लीजिएगा एक बार, हो सकता है प्रश्न आ जाए उसी से ही, बाकी इंपॉर्टेंट जो था वो बता दिया हमने। ठीक है, तो ये इसके पतन के भी कारण जान लिए हमने। तो अभी ये हमारा आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हो गया, पूरा हो गया। ये क्लियर हो गया ना सभी को अभी, जो भी पढ़ा इसमें। जी भैया। हाँ, कोई भी डाउट हो अभी तक जो पढ़ा है उसमें तो पूछ लीजिए। नहीं है कोई डाउट? नहीं भैया, समझ में आ गया। जी, आगे चलते हैं अभी। तो अब देखिए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये तो समाप्त हो गई, लेकिन क्या हमारा इतिहास यहीं तक था क्या? नहीं, इसके बाद भी अब बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो अब देखते हैं ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका समय सीमा कितना था हमारा, 2600 से 1900 तक। लेकिन इसके बाद अब और क्या आएगा हमारा, अब आएगा हमारा वैदिक काल। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमारा कौन सा काल शुरू होता है, वैदिक काल। वैदिक ठीक काल। है जी, तो जी भैया। वैदिक काल की समय सीमा कब से कब तक बताई जाती है हमको, 1500 से लेकर 600 बीसी तक, 1500 से लेकर 600 बीसी तक। अब ये बीसी तो समझ में आ रहा है ना, बिफोर क्रिस्ट, यानी कि क्रिस्ट के जन्म से पहले की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, जी भैया। हाँ, तो वैदिक काल की समय सीमा कितनी बताई जाती है, 1500 से लेकर 600 बीसी तक। देखिए जो हमारा 620। वैदिक काल, जी। हाँ, वैदिक काल क्या था हमारा, वैदिक संस्कृति जो है वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता तक का तो डिक्लाइन हो गया, लेकिन जो वहां के लोग थे, जैसे हमने बताया अभी के, या तो वो समाप्त हो गए, आर्यों ने उनको आके समाप्त कर दिया, या फिर और क्या बताया हमने कि जलवायु परिवर्तन हुआ और उन्होंने वहां से पलायन करना शुरू कर दिया, यानी कि दूसरी जगह वो जाकर रहने लग गए। तो ऐसा भी माना जाता है। तो उसके बाद जो वैदिक काल आया, ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने ही आगे डेवलप होकर वैदिक काल में योगदान दिया है अपना। ठीक है, देखिए जी अब भैया। और एक और थ्योरी है क्या, कि एक तो यही कि जो वहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्होंने ही क्या है वैदिक काल क्या है शुरुआत की, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ज्यादातर जो मोस्टली एक्सेप्टेबल है वो क्या है कि इस सभ्यता के जो संस्थापक थे वो किसको बताया जाता है, आर्यों को बताया जाता है। ठीक है, तो यदि आपको ऑप्शन में मिले ना कि बताइए जो वैदिक काल था उसके संस्थापक या कि उसकी शुरुआत किसने की, तो किसको टिक करेंगे, आर्यों को। ठीक है, तो आर्यों को माना जाता है कि उन्होंने वैदिक काल की शुरुआत की। ठीक है, जी भैया। जी, तो देखिए अब आर्य कौन थे इनके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारा वैदिक काल है ना पहले उसको जान लेते हैं। तो जो वैदिक काल की समय सीमा है वो कितनी है, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है। अब इसको भी हमने दो भागों में बांटा है वैदिक काल को, ये जो 1500 से 600 तक है ये पूरा वैदिक काल है, लेकिन इसको भी दो भागों में बांटते हैं क्या, एक तो हमारा ऋग्वैदिक काल, एक आता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है,
तो ऋग्वैदिक काल की जो समय सीमा है वो कितनी हो जाती है हमारी, 1500 से लेकर 1000 बीसी तक। 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक जो था वो क्या था हमारा, 1000 बीसी तक हाँ, ऋग्वैदिक काल था। और ऋग्वैदिक उत्तर काल, वैदिक काल क्या हो जाएगा, 1000 बीसी से लेकर 1000 600 से बीसी 600। 600 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक जो था वो क्या था, उत्तर वैदिक काल था। ठीक है, तो वैदिक काल को जो टोटल था उसको हमने दो भागों में बांटा है, क्या, ऋग्वैदिक काल यानी कि इंग्लिश में कहेंगे इसको लेटर वैदिक एरा, और सॉरी ऋग्वैदिक काल को हम कहेंगे इंग्लिश में, इसमें दिया नहीं हुआ, चलिए हिंदी में ही देख लेते हैं अभी। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये क्लियर है, इनकी समय सीमा क्लियर है सभी को। जी भैया। हाँ, अब आगे चलते हैं। तो आज इसको थोड़ा सा स्टार्ट करके बाकी कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो जो हमारा ऋग्वैदिक काल था ना, जी ऋग्वैदिक काल, अभी अभी हमने जाना कि जो हमारी वैदिक काल था, इसके जो संस्थापक हैं वो किसको बताया जाता है, आर्यों को बताया जाता है। अब देखिए आर्यों आर्य को। है कौन है, हाँ जी आर्यों को। अब देखिए आर्य है कौन है, तो आर्य मुख्य रूप से कौन है, चारवाहे हैं, ठीक है, चरवाहे। चरवाहे यानी कि जो पशुओं को चराते हुए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, आर्य कौन है, चरवाहे हैं, ठीक है। मुख्य रूप से इनका कार्य क्या है, चरवाहे। चरवाहे हैं। हाँ, अब ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो ऐसे ही ये क्या हुआ, घूमते घूमते कहाँ तक आए, इधर आए, भारत की तरफ आए, और यहीं आकर क्या है, बस गए, ठीक है, ऐसा बताया जाता है। तो ऋग्वैदिक काल के जो जी आर्य भैया। थे वो क्या थे, हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या अपना जीवन व्यतीत करते थे। और आर्य का जो आरंभिक जीवन था, जो प्रारंभिक जीवन था ना, वो क्या था, पशुपालन था। चरवाहे तो पशुपालन तो करेंगे ही, तो क्या थे, पशुपालक थे, पशुपालन करते थे और चरवाहे थे, ठीक है। तो आर्यों के बारे में क्लियर है। जी भैया। हाँ, तो आगे चलते हैं अभी। तो अब जो हमारा ऋग्वैदिक काल है, अब जो हमारा ऋग्वैदिक काल है, उसका जो सबसे प्राचीनतम आपको जो ग्रंथ है ना, वो कौन सा है, ऋग्वेद ही है। यानी कि हमारे ग्रंथों की रचना या फिर जितनी भी जो बहुत सारी चीजें हैं, उन सभी की रचना किस में हुई, ऋग्वैदिक काल में हुई। हमारे जो वैदिक काल है उसी में बहुत सारे ग्रंथों की और बहुत सारी चीजों की रचना हुई है। तो इसका जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ना, वो क्या है, हमारा ऋग्वेद, ऋग्वेद है। ठीक है। हाँ, वैदिक काल का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद। और इसके जो साक्ष्य है ना, हमको जैसे ऋग्वेद के साक्ष्य और बहुत सारी चीजों के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, जो विदेशी सभ्यता है, यानी कि जो एक देश है टर्की, तुर्की जिसको कहते हैं, वहां की क्या एक बहुत वहां की एक बुक है, क्या, जेंदावेस्ता, नाम याद नहीं रखना, बस समझ लीजिए, वहां की एक बुक है जेदावेस्ता। तो उसमें क्या है, हमको ऋग्वेद यानी कि इसके बारे में, वैदिक काल के बारे में हमको थोड़ा बहुत जानने को मिलता है। यानी कि यहाँ का जो वैदिक काल का उल्लेख है ना, वो कहाँ है, एक विदेशी बुक में है। तो सोचिए, यानी कि ये सभी क्या थे, एक दूसरे से कनेक्टेड थे। जैसे हमने जाना ना कि आईबीसी में वो ट्रेड करते थे, तो ऐसे ही वैदिक काल में भी क्या है, लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है। जी भैया। और क्या है, हाँ, और जो ऋग्वेद में हमारी जो बहुत सारी बातें हैं, वो क्या है, हमको इस ग्रंथ में देखने को मिलती है। ये वहाँ का एक बुक है कोई, उसमें देखने को मिलती है। तो ये कैसे पहुंची होंगी, कि वहाँ के लोगों का यहाँ आना जाना रहा होगा, तभी तो यहाँ से वो लोग ले जाकर वो जो बातें थी यहाँ सीखी उन्होंने, और वहां जाकर अपनी बुक्स में डाल दी, ठीक है, अपनी किताबों में लिख दी उन्होंने, ठीक है। जी भैया। तो देखिए, आज हमने क्या किया, आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा पढ़ लिया, यहाँ तक क्लियर कर दिया। अब कल क्या करेंगे, कल तो वैसे ज्योग्राफी शुरू होगा ना, हमारा भूगोल शुरू होगा। तब अगली जब भी बार इसका जो टर्न आएगा हमारा हिस्ट्री का, तो क्या करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है, वैदिक काल से। अब आपको क्या करना है, जी भैया। हम कुछ प्रश्न, चलिए प्रश्न क्या, कल ही कराएंगे अब, ठीक है, प्रश्न आपको। तो कल जब कक्षा में आएंगे ना आप लोग, तो अभी तक जो भी ये पढ़ा है ना हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, ये आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। क्योंकि कल सबसे पहले जैसे आज प्रश्न किए ना, वैसे ही प्रश्न करेंगे। जी पूछिए। भैया पीडीएफ ये वाला भेज दीजिएगा ना, हाँ जी, ठीक है। कल रिवीजन आया नहीं करने था के ना लिए। हाँ, कल आया नहीं था ना इसका पीडीएफ। नहीं भैया। हाँ, तो आज भेज देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही प्रश्न करेंगे, सबसे पहले जब क्लास शुरू होगी तो आप लोग पढ़ के आइएगा। और ये जो वैदिक काल अभी बताया, इसमें बस इतना समझिए कि वैदिक काल की समय सीमा कहाँ से कहाँ तक है,
1500 BC से लेकर 600 BC तक वैदिक काल की समय सीमा मानी जाती है। और इसके संस्थापक कौन थे वैदिक काल के? आर्यों को माना जाता है। अब जो वैदिक काल है हमारा, उसको दो भागों में बांटा है। क्या? कि एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल की समय सीमा कितनी है? 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। और उत्तर वैदिक काल की समय सीमा कितनी है? 1000 BC से 600 BC तक। 600। अब जो आर्य थे वो क्या थे? मुख्य रूप से चरवाहे थे और पशुपालन करते थे, और एक जगह से दूसरी जगह अपना जो जीवन है वो व्यतीत करते थे चरवाहे के रूप में। ठीक है। अब वो घूमते घूमते यहाँ तक आ गए, भारत तक, और यहीं आकर बस गए। ठीक है। जी भैया। हाँ, अब जो अगली हमारा क्लास होगा इसी का, फिर यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आप देखेंगे कि जो हमारा ऋग्वैदिक काल है उसमें क्या है, जो हमारा क्या आ जाएगा, उनका सिस्टम आ जाएगा, राजा का सिस्टम आ जाएगा, यानी कि राजा हो जाएगा, ट्राइब्स हो जाएंगी बहुत सारी। एक प्रजा में क्या है, जना, किंग को क्या कहा जाएगा? राजन कहा जाएगा। ट्राइब्स हो जाएंगी बहुत सारी, राजा के अंडर ट्राइब्स रहेंगी। राजा क्या है, राज करेगा ना, किस पर? ट्राइब्स पर। बहुत सारी जनजातियां आ जाएंगी, उन पर राजा राज करेगा। तो ऐसे ही पढ़ेंगे आगे इसको। ठीक है। जी भैया। हाँ, जाति वाला सिस्टम आ जाएगा कि जो हमारा वर्ण है उनका सिस्टम आ जाएगा, 4 वर्णों में बांट दिया जाएगा, कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, इन 4 वर्णों में बांट दिया जाएगा लोगों को वैदिक काल में। ठीक है। तो वो जब भी अब आगे टर्न होगा इसका, तब यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। बाकी ये जो सिंधु जी घाटी जी सभ्यता है, भैया। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं है कोई डाउट? नहीं भैया। जी ठीक है। तो आ गया ना ये सभी को जो भी पढ़ा है हमने आज? जी भैया। हाँ, तो ये आ तो रहा है ना सभी को जो भी पढ़ रहे हैं? भैया आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, किसी को भी समझ में आ जाएगा। जी। और बाकी लोगों को आ रहा है ना? बाकी लोग तो बोलते ही नहीं है। जी सर आ रहा है। जी सर आ रहा है। जी ठीक है। तो कल से ज्योग्राफी शुरू करेंगे, क्योंकि 2-2 दिन बांटा था ना हमने। तो पहली क्लास में बताया था कि 2 दिन हिस्ट्री, 2 दिन अपना भूगोल चलेगा, फिर 1 दिन पॉलिटी और 1 दिन अर्थशास्त्र, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं इसमें। ठीक है। जी सर। जी भैया। तो कल कक्षा में आने से पहले ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको देखाइएगा बस। ठीक है। बाकी सर। प्रश्नों के माध्यम से सर जो भी रह गया है उसको बता देंगे। जी इसको रिसेंड कर दीजिएगा ये पीडीएफ। जी, ये भी भेज देंगे। ये पीडीएफ। जी भेज देंगे अभी। तो कल पढ़ाइएगा इसको। बाकी और प्रश्न करेंगे तो जो चीजें रह गई होंगी ना हमारी, वो प्रश्नों से कवर कर लेंगे। ठीक है। जी भैया। जी जी सर।